इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के जो खास पॉइंट्स है उसको हम लोग देखेंगे, उस पर एक बार हम लोग प्रकाश डाल लेंगे यहाँ पर। जिससे सबसे पहले आप देख रहे हैं वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, है ना। जैसे अ, ई, क, ख, ग, ये सब क्या है? तो ये वर्ण है ना। अल्फ़ाबेट जिसको कहा जाता है। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो 48 वर्ण है। कितने ग्रुप में इनको बांटा गया है, कितने समूह में बांटा गया है? तो आप इसको बता सकते हैं कि वर्णों को जो है 2 ग्रुप में बांटा गया है। यानी कि वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में क्या आ जाता है? तो ये अ, आ, ई जो होता है ये सब स्वर वर्ण में आ जाता है, और क, ख, ग जो होता है ये व्यंजन वर्ण में आ जाता है। इसके बाद उच्चारण स्थान आप लोग को देख लेना है। उच्चारण स्थान यानी कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, उसको आप हेल्प ले सकते हैं। उसमें पूरा इसको डिटेल समझाया गया है, अच्छी तरह से समझाया गया है ना। इसके बाद से यहाँ पर देखेंगे वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। जैसे गाय है, घर है, रोटी है। जैसे घर है तो इसको र और घ कह सकते हैं। रघ, तरह का अर्थ क्या होता है? कुछ नहीं होगा, तो ये सार्थक मेल नहीं हो गया। घ और र इसको जोड़ेंगे तो ये इसका सार्थक मेल होगा, यानी कि इसका मीनिंग निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, तो सार्थक मेल होना चाहिए। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? तो अलग अलग तरह से इसको कैटेगराइज किया है। यहाँ पर देखेंगे उत्पत्ति की दृष्टि से जो है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम किसे कहते हैं? तो हिंदी में जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि है, पुष्प है, पुस्तक है, फल है, ये सब क्या है? पृथ्वी है, ये सब तत्सम शब्द हैं, है ना। उसी तरह तद्भव, तो तत्सम के बिगड़े रूप को हम तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि से क्या बन गया? आग, तो आग क्या हो गया? तो तद्भव हो गया। उसी तरह से कर्पूर से क्या बना? कपूर, कर्पूर से क्या बना? कपूर, तो कपूर जो है ये तद्भव शब्द हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। तो देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज शब्द कहते हैं, या जिन शब्दों का जन्म अपने देश में हुआ है उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटिया है, पगड़ी है, लोटा है ना, डिबिया है, ये सब क्या हो गया? तो देशज शब्द हो गए। विदेशज शब्द, तो जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, टेबल वगैरह जो आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, गिरा, असर, किस्मत, ख्याल, दुकान, मदद, ये सब क्या है? तो ये अरबी, फारसी, अंग्रेजी वगैरह के शब्द हैं जिनका जन्म विदेशों में हुआ। तो इस तरह के शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं। इसके बाद से आप देखेंगे कि शब्द जो है ये तो हो गए आपको उत्पत्ति की दृष्टि से। आप देखेंगे यहाँ पर बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? तो रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ ना निकले। जैसे नाक है, तो नाक का जब खंड करेंगे ना और क, तो इसका ना का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, उसी तरह से क का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इस तरह के जो शब्द को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द समझें तो यौगिक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े करने पर अर्थ निकले। जैसे घोड़सवार का मतलब क्या हुआ? कि घोड़ा पर सवार, ठीक है। उसी तरह से विद्यालय यानी विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए जो घर होता है उसे विद्यालय कहते हैं। तो ये क्या हो गया? ये यौगिक शब्द हो गया, यानी कि जिनको टुकड़े करने पर, जिनके खंड करने पर उनका अर्थ निकले उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो ऐसे यौगिक शब्द जो देखने में जिस तरह से लगते हैं, यानी देखने में जो मीनिंग होना चाहिए वो नहीं हो, बल्कि उनके पीछे जो है दूसरा मीनिंग छुपा रहता है। जिसे पंकज कहते हैं, तो पंकज का अर्थ जो होता है कमल होता है, तो कमल के सेंस में पंकज का प्रयोग होता है। उसी से लंबोदर जब हम कहते हैं तो लंबोदर का अर्थ क्या होता है? गणेश जी, है ना। यानी कि ये अपने जो शब्द साधारण अर्थ में दिख रहा है ये ना इसके पीछे बल्कि दूसरा कोई विशेष अर्थ छुपा रहता है। तो इस तरह के शब्द को हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके बाद से संज्ञा देखते हैं तो किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं।
जैसे हिमालय है, श्याम है, घड़ी है, चादर है, पुस्तक है, लज्जा है, ठंडक, ये सब क्या है? तो ये संज्ञा। नाम को यानी कि नेमिंग वर्ड होना चाहिए, उसे हम संज्ञा कहते हैं। उर्दू में इसको इसम कहते हैं और इंग्लिश में इसको नाउन कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो जिससे जाति भर का बोध हो, जैसे गाय है, बैल है, फूल है, नदी है, गांव है, शहर है, पहाड़ है, ये सब क्या हो गया? तो जातिवाचक संज्ञा। यानी किसी खास नाम का बोध नहीं हो रहा है, पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो इसको हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? इसको प्रोपर नाउन कहा जाता है। ये जातिवाचक क्या है? तो ये कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन है ना, और ये प्रोपर नाउन है। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रोपर नाउन हो गया, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है, मोहन है, हिमालय है, पटना है, कलकत्ता है ना, ये सब क्या हो गया? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो संज्ञा। इसके बाद है भाववाचक संज्ञा। तो इसे किसी व्यक्ति की या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है। जैसे बुढ़ापा है, सच्चाई है, ईमानदारी है, मिठास है ना, ये जो है ये सब क्या हो गया? ये भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जिससे किसी समूह या समुदाय का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वर्ग, सेना, सभा, गुच्छा है ना, समिति, ये सब क्या हो गया? ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? तो जिसको नापा या तौला जा सके परंतु गिना नहीं जा सके, वो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसको नापा तौला जाए, धातु हो, है ना, जिससे धातु का बोध हो, द्रव्य या धातु का बोध हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कैसे? दूध है, दही है, पानी है, घी है, तेल है, पीतल, सोना, चांदी, आटा, चावल, ये सब क्या हो गया है? तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। इसके बाद हम सर्वनाम देखेंगे। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस सर्वनाम के कितने भेद हो गए? तो 6 भेद हो गए। इसके लिए अलग से डिटेल में एक वीडियो बनाया जाएगा। आगे हम लोग चले। हम यहाँ पे पहले विशेषण थे। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय, तो गाय कैसी है? तो काली। अंधेरी रात, रात कैसी है? तो अंधेरी है ना। उजली कमीज, कमीज कैसी है? तो उजली है। तो यहाँ पर कमीज क्या हो गया? संज्ञा। संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द क्या हो गया? तो उजली। तो उजली क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। इसको एडजेक्टिव कहा जाता है इंग्लिश में। उसी तरह से रात, रात क्या है? तो संज्ञा, संज्ञा है ना। तो रात है कैसी? तो अंधेरी है। तो ये अंधेरी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। गाय, गाय कैसी है? तो काली है। तो काली क्या है? विशेषण हो गया। और गाय क्या है? तो ये संज्ञा हो गया। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, है ना। इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, डिटेल में इसको समझाया जाएगा। इसके बाद से क्रिया को देखेंगे। तो क्रिया, जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पटना जाता है, तो जाता है जो क्या हो गया? वो क्रिया हो गया, है ना। यहाँ पर देखेंगे क्रिया के भेद। तो क्रिया के जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया के कितने भेद? तो 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? तो वाक्य में अगर क्रिया का प्रयोग हुआ तो उसके साथ क्या लगा करके, क्रिया के साथ वाक्य में प्रयोग क्रिया के साथ क्या लगा करके प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो उस क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और क्रिया और वाक्य में प्रयोग क्रिया के साथ क्या लगा करके प्रश्न करने पर यदि उत्तर नहीं मिलता है तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप उदाहरण देख लीजिए कि यहाँ पर है उदाहरण में हरी आम खाता है, तो इसमें क्रिया क्या है? खाता है। तो खाता है के साथ हम लगाएंगे क्या? क्या खाता है? हरी क्या खाता है? तो जवाब मिला आम खाता है। जवाब मिला ना, तो जवाब जब मिल गया तो इस क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बालक सोता है, तो सोता है क्रिया। इसमें क्या लगा करके हम सवाल करें? तो सोता है। बालक क्या सोता है? सोता है। क्या सोता है? जवाब मिला नहीं मिला, तो इस तरह की क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। इसके बाद से आगे चलते हम लोग। यहाँ पर देखेंगे काल। काल के भेद भी अच्छी तरह से समझ लें। सिर्फ इसमें भेद पर हम लोग डिटेल पर बात नहीं कर रहे हैं। डिटेल इसके लिए हर टॉपिक के लिए अलग अलग से वीडियो बनाया जाएगा। काल, काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और तात्कालिक वर्तमान। ठीक है। उसके बाद से भूतकाल। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के
भूतकाल के 6 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। उसके बाद से भविष्यकाल, तो भविष्यकाल के 2 भेद होते हैं। इसको हल्का फुल्का सी भेद हम लोग को देख लेना, यही परीक्षा में पूछता है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं, और अलग से इनके डिटेल के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। सिर्फ हम लोग को भेद देख लेना है कि किसके कितने भेद होते हैं। यहाँ पर लिंग इसमें, इसके बाद से यहाँ पर देखेंगे लिंग। तो लिंग आप जानते हैं कि हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं पुल्लिंग और एक को कहते हैं स्त्रीलिंग। जिससे नर जाति का बोध हो वो क्या होता है पुल्लिंग, और जिससे मादा जाति का बोध हो वो क्या होता है स्त्रीलिंग। जैसे राजा है, घोड़ा है, कुत्ता है, बालक है, खटमल है, इससे पुरुष जाति का बोध हो रहा है, नर जाति का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो गया पुल्लिंग। और यहाँ पर आप देख रहे हैं रानी है, घोड़ी है, कुत्ती है, बालिका है, तो ये सब क्या है, इससे स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो गया स्त्रीलिंग। इसके बाद से देखेंगे हम लोग जी उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, तो उपसर्ग उप शब्दांश को कहते हैं या शब्द को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले यानी शुरू में जुड़ करके, प्रारंभ में जुड़ करके एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे हम उपसर्ग करते हैं। उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, तो ये शब्द के शुरू में जुड़ता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रसन्न, प्रसन्न का जुड़ा हुआ प्रताप, प्रताप में क्या जुड़ा प्र, है ना, तो ये प्र जो है ये उपसर्ग हो गया। उसी तरह से निर्बल, निर्बल, तो निर्बल में क्या जुड़ा हुआ है निर जुड़ा हुआ है ना। उसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं अनुशासन, अनुशासन में क्या जुड़ा हुआ अनु, तो शुरू में जो जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और अंत में जो जुड़ता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उस शब्द के भिन्न अर्थ को प्रकट करता है, यानी कि उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे यहाँ पर भलाई, भलाई तो भला, और इसमें आई जोड़ देंगे तो भलाई हो गया, है ना। तो भलाई में क्या जुड़ा हुआ है आई जुड़ा है अंत में, तो आई जो है ये प्रत्यय हो गया। तो प्रत्यय जो है आखिर में जुड़ता है और उपसर्ग जो है ये शुरू में जुड़ता है। उसके बाद से देख लेंगे हम कारक। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो कारक के लिए भी अलग से एक वीडियो बनाया जा रहा है ना, उसमें डिटेल में आप लोग को बताया जाएगा। सिर्फ इसमें हम लोग को भेद समझ लेना है ना, किसके कितने भेद होते हैं, और हर टॉपिक पर अलग से विस्तार से एक वीडियो बनाया जाएगा। संधि देख ले, संधि, संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद से देख लें समास। समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। समास के कुल 6 भेद होते हैं। तो समास के लिए भी अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें इस पर डिटेल बात होगी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे वाक्य। वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के जो है 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है, तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे गणेश गाता है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है, तो गणेश के बारे में कहा जाए तो गणेश क्या हो गया, ये उद्देश्य हो गया। और विधेय किसके कहते हैं, तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे गणेश गाता है, तो गणेश के बारे में क्या कहा जा रहा है, को गाता है, तो ये जो गाता है ये क्या हो गया, ये विधेय हो गया। उसी तरह से मैं पढ़ता हूँ, तो किसके बारे में कहा गया है, तो मैं, मेरे बारे में कहा गया, तो मैं जो हो गया ये उद्देश्य हो गया और पढ़ता हूँ जो है ये विधेय हो गया। ठीक है, तो जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य होता है और जो बात कही जाती है उसे अब विधेय कहते हैं, है ना। उसके बाद से आप देखेंगे वाक्य के भेद। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो
संरचना या स्वरूप की दृष्टि से जो है वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, साधारण या सरल वाक्य। यानी जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बिजली चमकती है, चमकती एक क्रिया है, पानी बरसता है एक क्रिया है। तो जिस वाक्य में केवल एक क्रिया हो उसे हम साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य क्या होता है? तो जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण या सरल वाक्य हो उसे, और उनमें से एक मुख्य वाक्य हो और शेष उसके आश्रित हो, तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में एक से ज़्यादा सरल वाक्य हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैं यह जानता हूँ कि यह काम आपसे नहीं होगा, तो यहाँ पर देखना 2 सरल वाक्य, कौन कौन सा? मैं यह जानता हूँ एक वाक्य हो गया, और यह काम आपसे नहीं होगा ये दूसरा वाक्य हो गया। तो 2 सरल वाक्य मिलकर के एक मिश्र वाक्य का यहाँ पर निर्माण किए हैं। तो इस तरह के वाक्य को क्या कहते हैं? हम ये मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी कि इसमें मिश्र वाक्य में एक से अधिक क्रिया होती है। तो संयुक्त वाक्य को समझ लें, तो जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल योजक अवयव यानी कि और, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन जैसे शब्दों से जोड़ करके 2 वाक्य को जोड़ा जाए उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उसकी आंखें हंसती हैं किंतु उसका हृदय रोता है, तो यहाँ पर किंतु जो है ये दोनों वाक्य को जोड़ा है। किसको? तो उसका हृदय रोता है, ये अलग वाक्य हो गया, और उसकी आंखें हंसती हैं ये अलग वाक्य हो गया। तो दोनों वाक्य को ये किंतु जोड़ा हुआ है। उसी तरह से मैं आया और वह गया, तो मैं आया ये अलग वाक्य है, वह गया ये अलग वाक्य है। इसको कौन जोड़ा है? तो वह और जोड़ा है ना। तो ऐसे जो संयुक्त वाक्य होते हैं इसमें बीच में जो है और, अथवा, किंतु, परंतु लगा रहता है, तो इसको आप आसानी से पहचान लेंगे। ये अर्थ की दृष्टि से जो है वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो विधिवाचक वाक्य, जैसे मैं खा चुका हूँ, इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं या असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं, है ना, जिसमें कुछ सूचना आपको दी जाए। सकारात्मक वाक्य भी इसको कह सकते हैं, सकारात्मक वाक्य। यह है निषेधवाचक वाक्य, यानी इसको नकारात्मक वाक्य कह सकते हैं। इसमें नहीं लगा रहता है, मनाही की जाए, जैसे मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो नहीं लगा है, निगेटिव सेंटेंस ये होता है, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। आज्ञावाचक वाक्य, जिसमें आज्ञा दी जाए, अनुमति दी जाए, ऑर्डर दिया जाए, हुक्म दिया जाए, तो ये आज्ञावाचक जो है वाक्य कहलाता है। जैसे तुम आओ, तुम पढ़ो, तो ये आज्ञावाचक जो है वाक्य हो गया। उसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक, यानी कि जिसमें प्रश्न किया जाए वो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या लिख रहे हो, ये सब क्या हो गया? तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। विस्मयवाचक वाक्य क्या है? तो इसमें अचानक खुशी या दुख का इजहार किया गया हो, पता चले, है ना, जिस वाक्य को पढ़ने से ये पता चले कि अचानक खुशी या दुख को उसमें प्रकट किया गया है, तो क्या होता है? विस्मयवाचक वाक्य हो जाता है। ओह यह पिट गया, हुर्रा हम लोगों ने मैच जीत लिया, तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो विस्मयवाचक वाक्य कहलाता है। संदेहवाचक वाक्य, जिसमें शक पाया जाए कि काम हुआ होगा या नहीं भी हुआ होगा, इस तरह के, जैसे खालिद आया होगा या राम गया होगा, है ना, उसने कहा होगा, तो ये जो है इसमें सस्पिशन है कि होगा भी या नहीं भी होगा, तो इस तरह के वाक्य को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य क्या है? तो तुम अपने काम में सफल हो, यानी इसमें इच्छा व्यक्त की जाए, अपनी ख्वाहिश जाहिर की जाए, इस तरह के वाक्य को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। और संकेतवाचक वाक्य, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, संकेतवाचक वाक्य जिसमें कंडीशन हो, इसको कंडीशनल सेंटेंस भी कह सकते हैं। संकेतवाचक, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, इसमें शर्त है ना, तो इस तरह के वाक्य को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं।